नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के दादर इलाके में मौजूद शिवसेना भवन से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रही हैं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की खबर के साथ, जिसमें मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जेल से रिहाई आज मिल गई है। वो पिछले दरवाजे से एसयूवी के जरिए निकला, जो कि आम प्रावधान नहीं है। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद से ही पिता अजय मिश्रा चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। ये साफ नहीं है कि आशीष मिश्रा अपने पिता अजय मिश्रा की तरह चुनाव प्रचार में उतरेगा या नहीं। वो बीते अक्टूबर की घटना से पहले टिकट का दावेदार था। जब किसानों के एक प्रदर्शन पर उसकी गाड़ी चढ़ी और 4 लोग मारे गए, वो इस मामले का मुख्य आरोपी बन गया। अजय मिश्रा टेनी जी का आगमन हो चुका है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने उस दिन प्रचार शुरू किया जब पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके बेटे को जमानत दे दी। लेकिन अक्टूबर के हादसे में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार नाराज हैं और किसान नेता भी। राकेश टिकैत ने एनडीटीवी से कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपकी संस्था हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं इस विषय में जाने को करेंगे? आप अपील करेंगे? कब करेंगे सर? करेंगे, उसका कागज पत्तर हम भी इकट्ठे कर रहे हैं और करेंगे, अपनी बात कहेंगे, हम कोर्ट के सामने कहेंगे। एक बार आपसे और पूछना चाहूंगा, उसकी रिहाई की, आशीष मिश्रा की रिहाई को आप कैसे देखते हैं? आप एक बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, कैसे? तो जनता देख रही है। अगर जनता ठीक मान रही होगी कि कत्ल करके और 3 महीने में रिहाई हो जाती है, तो इस तरह के देश में बहुत केस है। क्या पॉलिटिकल लाभ लिया जा रहा है? आशीष मिश्रा की रिहाई ऐसे समय हुई है जब यूपी में 5 दौर का चुनाव बाकी है। 2 दौर हो चुके हैं, तीसरा रविवार को है। लखीमपुर खेरी में चौथे दौर में 23 फरवरी को वोट पड़ने हैं। लखीमपुर खेरी से प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के दादर में मौजूद इस शिवसेना भवन की तस्वीरें आज चर्चा में रही। अंदर शिवसेना सांसद संजय राउत मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो बाहर उनके समर्थन में भारी भीड़ थी। संजय राउत ने आज केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जमकर हमला बोलते हुए केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश में जुटी हुई है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को शिवसेना भवन के बाहर बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर शक्ति प्रदर्शन किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, ईडी के पास काम नहीं है क्या? जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो है महाराष्ट्र में, उनके पीछे पड़े हो, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। लेकिन आपने गलत आदमी से पंगा लिया है। आपने शिवसेना से पंगा लिया है, आपने महाराष्ट्र से पंगा लिया है। मैं इतना आपको बताना। संजय राउत ने बीजेपी नेताओं पर भी कई आरोप लगाए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र बीजेपी ने हरियाणा के एक दूध वाले एस नरवर के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया, जिसके चलते वो 5 साल में 7,000 करोड़ का मालिक हो गया। पिछली सरकार में महा आईटी में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। किरीट सोमैया ने पीएमसी बैंक के आरोपी राकेश वाधवान को ब्लैकमेल कर 400 करोड़ की जमीन 4 करोड़ में खरीदी। इस जमीन पर बन रहे प्रोजेक्ट का डायरेक्टर किरीट सोमैया का बेटा नील सोमैया है और मोहित कंबोज पर 12,000 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में खरीद लेने का आरोप लगाया। लेकिन संजय राउत ने इन आरोपों को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिए। कहा 2 दिनों में जांच एजेंसियों को कागजात दिए जाएंगे। बीजेपी की ओर से मोहित कंबोज ने इन आरोपों का जवाब देते हुए इसे गलत बताया। लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। मैं आपको लीगल नोटिस भी भेजूंगा। उसी तरह से जिस तरह से नवाब मलिक ने अपने मुंह की खानी पड़ी, आने वाले वक्त में संजय राउत भी मुंह की खाएंगे। और ये सलीम जावेद की जोड़ी महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में एक्सपोज हो चुकी है। मंगलवार के दिन शिवसेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की और कहीं ना कहीं इशारों में ये भी बता दिया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार के खिलाफ उनके हमले लगातार जारी रहेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
और हिजाब पर शुरू हुआ विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। कल से दोबारा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलने जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार सुरक्षा को और चुस्त दुरुस्त करने में जुटी हुई है। इधर लड़कियों का पक्ष रख रहे वकील ने अदालत से अपील की है कि अपने अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार करते हुए स्कूल के ड्रेस कोड से मिलता जुलता हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। कहीं छात्रों के माता पिता हिजाब के लिए नारे लगाते नजर आए, तो कहीं स्कूल की बच्चियां। कई जगहों पर मुस्लिम बच्चियां हिजाब लगाकर क्लास के बाहर बैठी नजर आई, तो कई ने बगैर हिजाब के क्लास में जाने से बेहतर घर वापस जाना समझा। हिजाब की मांग कर रही लड़कियों के वकील की इस याचिका पर बीजेपी आपत्ति जता रही है कि कुछ राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों तक इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए। वो कम उम्र की लड़कियां हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव से क्या लेना देना। इसलिए हम कह रहे हैं कि उन लड़कियों को पहचानने में कुछ लोगों का हाथ है जो ये सब करवा रहे हैं। गुहार यह भी लगाई गई कि अदालत अपने अंतरिम आदेश में संशोधन कर लड़कियों को हिजाब पहनने की छूट दे। लड़कियों का पक्ष रख रहे एक और वकील का आरोप है कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए है, लेकिन स्कूलों में भी इसे बेवजह लागू किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए है, स्कूल और दूसरे डिग्री कॉलेजेस के लिए नहीं। लेकिन देखिए किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है और मुस्लिम लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हिजाब विवाद जितना खिंचता जा रहा है, समाज भी उतनी ही तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों ही पक्षों के मुट्ठी भर लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत आग में घी का काम कर रहा है और कर्नाटक जैसा प्रगतिशील राज्य भी धार्मिक उन्माद के नशे में डूबता नजर आ रहा है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। LIC को बाजार में उतारने के खिलाफ देश भर के जो मजदूर संगठन हैं वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल LIC का IPO लाने के वो विरोध में हैं। 28 और 29 मार्च को सरकार के निजीकरण एजेंडे के खिलाफ आम हड़ताल होगी। और तो और RSS से जुड़ा जो राष्ट्रीय मजदूर संघ है वो भी दावा कर रहा है कि वो इसके विरोध में है। सरकार द्वारा LIC का IPO लाने के फैसले के खिलाफ सोमवार को LIC की सबसे बड़ी कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने दिल्ली में LIC के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। एक तो जिस दिन LIC का IPO ये सरकार लेकर के आएगी, उस दिन हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे कर्मचारी, सभी क्लासेस के लोग एक दिन की हड़ताल करेंगे। देश की 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और स्टेक सेल के खिलाफ 28 और 29 मार्च को देश भर में हड़ताल का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। इस हड़ताल में इंश्योरेंस सेक्टर के हजारों कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। 5 करोड़ रुपया सरकार के लागत था LIC कंपनी में। LIC जब आया 5 करोड़ रुपया था, अभी उसका 36 लाख करोड़ उसका मैंने एक्युमुलेशन हुआ। तो इतना स्टार्लिंग परफॉर्मेंस के बाद भी वो बेचेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के एम्प्लॉई स्ट्राइक में भाग लेता है और उसका भाग लेने का हिस्सा नॉर्मली स्टैंडर्ड इट इज अबव 90% होता है। अब RSS से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ भी LIC का IPO लाने का विरोध कर रहा है, लेकिन वो 28 और 29 मार्च की हड़ताल से अलग रहेगा। वो 9 महीने बाद 17 नवंबर को रैली करने की बात कर रहा है। IPO का ये स्टेपिंग स्टोन टू प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन का हमारा विरोध क्यों है? क्योंकि वहाँ डिसेंट वर्किंग कंडीशन नहीं है। हम भारतीय मजदूर संघ यह मानता है कि हमको जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और वेज सिक्योरिटी, अगर ये 3 सिक्योरिटी हमको गवर्नमेंट इंश्योर करती है तो फिर हमारे वर्कर्स की कोई चिंता नहीं। 28 और 29 मार्च को होने वाले जनरल स्ट्राइक में इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी और इंश्योरेंस एजेंट भी हिस्सा लेंगे। जाहिर है LIC का IPO लाने के फैसले के खिलाफ इस बढ़ते विरोध से निपटना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।
दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और पहाड़ों में किस तरह से हो रही है जबरदस्त बर्फबारी, पूरी खबर और तस्वीरें एक ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। मुंबई शहर में करीब 2 महीने पहले तक कोविड संक्रमण में 90% डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी थी, पर अब 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी है। जीनोम सीक्वेंसिंग के 9वें राउंड के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें कई अहम जानकारियां हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखते ही देखते घातक डेल्टा वेरिएंट की जगह अब कम लक्षणों वाले ओमिक्रॉन ने ले ली है। मुंबई में 9वें चरण की जीनोम सीक्वेंसिंग में जांचे गए 190 सैंपल्स में से करीब 95% सैंपल ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। बाकी 2% सैंपल डेल्टा वेरिएंट और 3% दूसरे प्रकार के स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए। जिनके सैंपल लिए गए उनमें से करीब 12% की मौत हुई। इनमें 91% मरीज 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित पाए गए। जिनकी मौत हुई उनमें से 65% ने कोविड का टीका नहीं लिया था। मुंबई में ओमिक्रॉन के साथ तीसरी लहर की शुरुआत हुई थी, तो अंदेशा था कि मार्च या अप्रैल महीने तक शायद शहर के अस्पतालों में इसका असर दिखे, पर तमाम अस्पताल अब नॉन कोविड की ओर चल पड़े हैं और कोविड मरीज गिने चुने ही बचे हैं। इस वक्त आप सच में आपको कहें तो 2 पेशेंट हैं हमारे नीचे, दोनों वार्ड में हैं, आईसीयू में एक भी पेशेंट नहीं है। और नॉर्मली आजकल जो हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, जो नीचे कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं, वो इतने स्टेबल होते हैं कि हमें उनको एडमिट करने की कुछ आवश्यकता नहीं होती है। कोविड के पेशेंट्स की मात्रा बहुत कम है। हमारे पास आईसीयू में लगभग 2 या 3 पेशेंट्स हैं और कोविड से रिलेटेड जो वार्ड एडमिशंस है वो भी 3 से 4 से लिमिटेड ही है। जो वार्ड में एडमिट हो रहे हैं उनमें भी कोमोर्बिडिटीज के साथ ही उनको एडमिशन की जरूरत पड़ रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के कुल सैंपल्स के करीब 56% मरीज अस्पताल में भर्ती हुए थे और इन भर्ती मरीजों में से 47% ने टीके की दोनों डोज ली थी। एक्सपर्ट समझते हैं कि ओमिक्रॉन वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी को भेदने में कामयाब तो हुआ है, लेकिन टीके के असर ने वायरस के प्रभाव को काबू में रखा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के चमोली से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। भारी बर्फबारी से तापमान में कुछ गिरावट भी देखने को मिली है। और मुंबई से सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।